प्रायोजक हैं मदर्स किड्स, मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से एक्स-रे कोर्स द्वारा रोजगार पाकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से DOTT कोर्स द्वारा रोजगार पाकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। और उपचुनाव को लेकर के आज न्यूज़ लाइन पर पहली बार गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने खास बातचीत की। उनसे बातचीत की न्यूज़ लाइन डायरेक्टर प्रिंस समद ने। साफ तौर पर जो 15 मिनट का यह इंटरव्यू है, इससे काफ़ी कुछ छन कर निकला कि आखिर क्यों डॉक्टर निशिकांत दुबे भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के प्रति, जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। साथ ही मंदिर मुद्दों पर भी उन्होंने खास तौर पर जो बातें कही, इससे जो खेला होबे घटना है वो आपको समझ में आएगा। तो देखिए खास बातचीत का ये अंश। मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव 17 तारीख को होना है और ऐसे में अब मात्र 2 ही दिन रह गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी और JMM के तमाम बड़े नेता अपनी ताकत झोंक चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार 6 दिन यहां कैंप कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी बाबूलाल मरांडी सहित दीपक प्रकाश और तमाम बड़े नेता सांसद निशिकांत दुबे सहित तमाम लोग कैंप कर रहे हैं और अपने मतदाता को रिझाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा, मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वाद विवाद भी बढ़ता जा रहा है और वाद विवाद भी यहाँ तक कि कई मायने में मतदाता सोचने पे मजबूर हैं। कहीं ना कहीं वोट को पोलराइज करने की भी एक स्ट्रेटजी है। ऐसे में सांसद निशिकांत दुबे जी से हम जानेंगे कि सर 17 तारीख को चुनाव है और 2 प्रत्याशी सीधे मैदान में है, सीधा मुकाबला दिख रहा है। ऐसे में क्या लगता है, आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपके जो प्रत्याशी गंगा नारायण हैं तो इस बार क्या बाजी मार पाएंगे चुनाव में? कि मधुपुर विधानसभा में पहली बार मुझे इतने दिनों तक घूमने का मौका मिला और आपको पता है कि मैं अपने चुनाव में भी मधुपुर में मुश्किल से 2 या 3 दिन घूमता हूं और उसी के बाद लोग वोट देते हैं। लेकिन पिछले 9-10 दिन से मैं लगातार क्षेत्र में हूं और मेरा जो अनुभव कहता है और 3 चुनाव जीतने का जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की मार्जिन बहुत बड़ी है। किसको क्या दिखाई दे रहा है, किसको क्या फाइट दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ कि कंप्लीट जो है भारतीय जनता पार्टी का आंधी चल रहा है। और लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के लिए जिस तरह का आंधी तूफान था, उससे ज़्यादा बड़ा आंधी तूफान मुझे दिखाई दे रहा है। और इस कारण से गंगा नारायण सिंह की जो जीत है वो केवल सर्टिफिकेट लेने के लिए ही लड़ाई है और कोई और लड़ाई नहीं है। चलिए, दो महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल तो ये कि जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है पूरे झारखंड में और ऐसे में पूरी सरकार यहाँ पे दिख रही है, कोरोना का महामारी बढ़ रहा है और जो लोग हैं सरकार या आप जनप्रतिनिधि के हैं, निफिक्र होकर बेफिक्र होकर क्षेत्र में हैं, इनको कोरोना की तरफ किसी तरह का ध्यान नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब गोड्डा में रेल आया और उसी दिन ये कोरोना का गाइडलाइन झारखंड सरकार ने लागू किया, बेसिकली गोड्डा के लोगों को मरहूम करना चाहते थे कि वो ट्रेन नहीं देख पाए, स्टेशन पर नहीं आ पाए। तो उस दिन मैंने कहा था कि गोड्डा के आम लोगों को ट्रेन देखने के लिए यदि आपको लगता है कि 144 लागू करना है, कोरोना की महामारी है, भीड़ नहीं जुटना चाहिए, तो ये बात चुनाव में भी लागू होना चाहिए। मधुपुर चुनाव में जो आप कल से आने वाले हो, 8 तारीख को वहाँ था और 9 तारीख से, तो यदि मुख्यमंत्री में हिम्मत है, हैसियत है और सचमुच वो झारखंड की जनता के प्रति चिंतित हैं, तो उनको जो है मंच माइक नहीं पकड़ना चाहिए, उनको कैंपेन नहीं करना चाहिए। और मैंने उसी दिन कहा था कि मैं पूरे कैंपेन में कोई मंच माइक नहीं पकड़ूंगा, मैं भाषण ही नहीं दूंगा और मैं अपने नाम पर भीड़ भी इकट्ठा नहीं करूंगा। मैंने तो अपना पूरा पालन किया, मैंने कोई मंच पकड़ा नहीं, माइक पकड़ा नहीं, मैं किसी मंच पर नहीं गया, कहीं भाषण नहीं दिया, कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ वहाँ भी मैं नहीं गया। मैं तो आम जनता के साथ मिलता रहा, तो मैंने तो पूरा कोरोना का पालन किया। या आप झारखंड सरकार से पूछिए ना, हेमंत सोरेन से पूछिए ना कि आपको गोड्डा के लिए अलग कानून है, जमशेदपुर के लिए अलग कानून है, रांची के लिए अलग कानून है और मधुपुर के लिए अलग कानून है।
ये जो सरकार है ये कोरोना से सबको मार देना चाहती है। और कितना घटिया स्टेटमेंट है। कल मधुपुर ही मैंने देखा कि रांची बैठकर मैं क्या करूँगा। तो रांची बैठकर क्या करूँगा, तो रांची को राजधानी क्यों बना रहे हो? मधुपुर को ही राजधानी बना दो, दुमका को ही राजधानी बना दो। आप बरहेट में ही रहो। रांची में मंत्रिमंडल का क्यों बैठक करते हो? रांची में सेक्रेटेरिएट क्यों है? रांची बैठकर क्या करूँगा? अब प्रधानमंत्री कह दें कि मैं दिल्ली बैठकर क्या करूँगा, मैं कह दूँ कि मैं संसद भवन जाके क्या करूँगा। जनता ने जिसके लिए चुना है, तो मुझे लगता है कि इस राज्य की जो स्थिति है कि मुख्यमंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई समझबूझ नहीं है। और जब आप नासमझ आदमी को मुख्यमंत्री बना देते हो तो जो स्थिति है वो स्थिति यहाँ में देखने को हम लोगों को मिल रहा है। क्या लगता है कि कोरोना पर चुनाव भारी दिख रहा है कहीं ना कहीं? मुख्यमंत्री के तौर पर, हमारे तौर पर नहीं। मैं तो यहाँ का सांसद हूँ और मुझे यहाँ के जनता की चिंता है। यहाँ की जनता की यदि चिंता है, इसी कारण से जो है हमने कोई भाषण नहीं दिया, कोई अपने नाम पर मजमा नहीं जुटाया, कोई मंच माइक नहीं पकड़ा। मैंने जो प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे मधुपुर चुनाव में 144 का पालन करूंगा, कोरोना का पालन करूंगा, कोरोना के गाइडलाइन को पालन करूंगा, वो पूरा का पूरा पालन किया। लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर उसके जितने मंत्री आए, बन्ना गुप्ता है, अभी भी मैंने बादल को देखा, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पहुँच गया। आप समझिए कि इतने 11-12 लोग एक ऑटो में चलते हैं। आप यहाँ के भ्रष्टाचार की बात समझिए। भगवान न करे कि किसी आदमी की डेथ हो जाए। अभी कटर काट के जो है ड्राइवर को, ऑटो ड्राइवर को निकाला गया। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ बादल पत्र लेके पहुँचा। यहाँ अभी भरी भाई पटेल के घर के सामने 12 लोग एक ऑटो में हैं, जिस ऑटो में 5 आदमी होना चाहिए। ऑटो वाले से पैसा, बस वाले से पैसा, टेम्पो वाले से पैसा, रिक्शा वाले से पैसा, बालू वाले से पैसा, गिट्टी वाले से पैसा, कोयला वाले से पैसा, केवल करप्शन का जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा। यहाँ का डीसी, एसपी सभी चोर है और सभी मिलकर जो चोरी करता है उससे आम आदमी मरता है। इस तरह के चीज़ें यदि रहेंगी तो कोरोना क्या कोरोना का बाप होगा, भ्रष्टाचार होगा, कोई आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा और पूरी की पूरी सरकार जो है फेल है। यहाँ मिथिलेश ठाकुर, आप समझिए कि पूरे देश भर में पानी का हाहाकार है, झारखंड में भी होगा। कोरोना के लिए सो है पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, लोगों को पीने का पानी शुद्ध मिले। मिथिलेश ठाकुर यहाँ लगातार बैठा हुआ है। आप देखिए ना कि उसने किस ढंग से इन चीज़ों को लिया है। तो मधुपुर का चुनाव जो है इसको जीतना, क्योंकि उसको पता है कि मधुपुर का चुनाव यदि हार गए तो हमारी सरकार, जैसे तमाड़ में गुरुजी चुनाव हार गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चली गई, उसी तरह से यहाँ मंत्री यदि हार जाएगा मधुपुर में तो एक परिवर्तन हो जाएगा और निश्चित तौर पर उसकी सरकार चली जाएगी। बाबूलाल मरांडी जी जो है उसी महीने मई में शपथ ले लेंगे। इस कारण से अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और कुर्सी बचने वाली नहीं है। यहाँ खुदा न मिला विशाले सनम वाली हालत है। आज आपकी बातें पूरे झारखंड क्या पूरे भारत में तैर रही कि 2 मई को आप विधायक बनाइए, 10 मई को हम सरकार बदल देंगे। क्या फार्मूला है आपके पास? फार्मूला यही है ना। मैं जानता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है दबाव नहीं झेल सकता है और उसके जो इतने समर्थक दल हैं वो उसको जैसे ही जानेंगे कि अब हमारा ये जहाज़ डूबने वाला है तो बाहर जाएंगे। तमाड़ में भी गुरुजी ही चुनाव हारे थे ना, सब जगह मंत्रिमंडल में तो पूरी आस्था थी ना, सारे विधायक तो उसको सपोर्ट कर रहे थे, 44 विधायक। लेकिन जैसे ही गुरुजी चुनाव हारे इमीडिएट इस्तीफा हो गया, पूरी सरकार चली गई। वैसे ही ये मंत्री जैसे हारेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि एक हेमंत सोरेन मंत्री को विधायक बनने की लड़ाई लड़ रहा है, मैं विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे पता है कि जैसे ही मंत्री चुनाव हारेगा ये जितनी भगदड़ है वो पूरी भगदड़ मचेगी। और आपको कुछ विधायक संपर्क में है क्या आपके? संपर्क में नहीं है ये कांग्रेस। आपको लगता है कि कांग्रेस जिताना चाहती है? सारे विधायक, आप समझिए कल जिस तरह से पूजा किया उन लोगों ने, सारे विधायक देवघर में जो है होटल में सो रहा है। आपने देखा किसी को कैंपेन करते हुए सीरियसली? मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा लेगा, मुख्यमंत्री जिंदाबाद कर देगा, मुख्यमंत्री जिस मंच पर जाएगा उस मंच पर जो है सब पहुंचेगा। एक बात समझ में नहीं आती है, चुनाव महागठबंधन के हाफिजुल हसन लड़ रहे हैं, इधर से गंगा नारायण लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी और निशिकांत दुबे की क्यों है? इसके पीछे क्या लड़ाई क्यों? फिर प्रदीप यादव कहिएगा, प्रदीप यादव में क्यों है? यहाँ कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई चल रही है। सब लोकसभा का उम्मीदवार है, सबको लगता है कि निशिकांत दुबे को वही हरा सकते हैं। तो प्रदीप यादव जो है मुझे गाली गलौज करता हुआ नजर आएगा, इरफान अंसारी जी नजर आएंगे, फुरकान अंसारी जी नजर आएंगे, बादल पत्रलेख नजर आएंगे, के.एन. झा साहब नजर आएंगे, दीपिका पांडे नजर आएगी। आप समझिए ना, किसी को बुलाया है क्या यहाँ कोई? यहाँ फुरकान अंसारी से मैंने इस सवाल को किया था कि आखिर सांसद निशिकांत दुबे सीधा लड़ाई में फुरकान अंसारी, इरफान अंसारी और निशिकांत दुबे क्यों? इसीलिए कि उनको प्रदीप यादव को नीचा दिखाना है ना कि हम ज़्यादा जो है निशिकांत दुबे से लड़ने के लिए। स्ट्रेटेजी का कुछ हिस्सा है क्या निशिकांत दुबे और इरफान अंसारी के अंदरूनी कुछ स्ट्रेटेजी का हिस्सा क्या ये वाद विवाद? देखिए कल जिस ढंग से इरफान अंसारी ने किया ना, जिस तरह से बाबा को उसने स्पर्श किया, उसके बाद स्ट्रेटेजी दी हो तो ये इससे ज़्यादा डूब मरने वाली कोई बात नहीं होती है।
मैं कट्टर हिंदू हूँ और हिंदू होने पर मुझे गर्व है, और कोई यदि कट्टर मुसलमान है तो उसके मुसलमान होने पर मुझे गर्व है। जैसे मैं काबा नहीं जा सकता, मक्का नहीं जा सकता, मदीना नहीं जा सकता। हमारे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हाज मुख्तार अब्बास नकवी साहब, केवल उनके बारे में ये अफवाह है कि उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन कर लिया था और शादी कर लिया था, जो अफवाह है उसके आधार पर आज तक वो हज कमेटी के चेयरमैन नहीं बने। धार्मिक आस्था के ऊपर जिस तरह से प्रहार किया इरफान अंसारी ने, यदि आपको ये लगता है तो मेरे जैसे, इससे पहले फुरकान अंसारी भी मंदिर गए थे। मंदिर के प्रांगण में कोई जा सकता है। मैं तो खुद फारूक अब्दुल्ला साहब को और शाहनवाज हुसैन साहब को लेके गया हूँ। मंदिर के प्रांगण जा सकते हैं, मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं, मंदिर को छू नहीं सकते हैं, बाबा का स्पर्श पूजा नहीं कर सकते हैं। पूरी के शंकराचार्य से लेकर निरंजनी अखाड़ा के जो कैलासानंद जी है, सभी मर्माहत है, सभी उसका शुद्धिकरण चाहते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य उसका पागलपना है। मैं इसको यही कह सकता हूँ, यह पागलपना है। मैं काबा जाऊँ और काबा में मेरी हत्या हो जाए तो मैं पागल ही होऊंगा ना। जब वहाँ ये कहा गया है कि गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकते काबा में, और मैं जो है ज़बरदस्ती काबा चला जाऊँ और उसके बाद मेरी वहाँ हत्या हो जाए और मेरा परिवार यहाँ मातम मचाए कि वो नहीं रहे, वो नहीं रहे, वो नहीं रहे, ये पागलपना है और वो पागल हो गया है। मैं इतना ही कहूँगा। और यदि फादर के नाते फुरकान अंसारी साहब उनको यदि डिफेंड करते हैं तो इससे ज़्यादा जो है डूब मरने वाली बात और कुछ नहीं। 17 के बाद क्या स्ट्रेटजी होगी इस मंदिर मुद्दे को लेकर? आप सरकार को, हम जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे, और मुख्यमंत्री इस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, या तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा या इरफान अंसारी को जेल जाना पड़ेगा। ब्राह्मण सम्मेलन में कल आपने उपस्थिति आपकी नहीं थी। ब्राह्मण मैं अपने आप को जो है किसी जाति के साथ नहीं बांधता हूँ। मुझे यहाँ सभी जाति धर्म वर्ग वोट देता है। मैं सभी जाति धर्म वर्ग का वोट हूँ। मैं आज तक भी ब्राह्मण सम्मेलन में नहीं गया। मुझे किसी से ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनको जो करना है वो करें, वो राजनीति करते रहें। जिनको जो पता करना है वो पता करते रहते हैं, जिनको जो देना होता है देते रहते हैं। मुझे सभी जाति धर्म वर्ग का आशीर्वाद है और मैं इसी में खुश हूँ। अच्छा हुआ कि मैं उस सम्मेलन में नहीं था। संजय यादव पर आपकी नजरें इनायत कब होगी? पिछले 2 विधानसभा चुनाव से ही लगातार प्रयासरत हैं और आप ही के भरोसे हैं, क्या लगता है? संजय यादव ने तो सबों को उनकी हैसियत दिखा दी। डंगालपाड़ा में प्रदीप यादव को आने के लिए प्रदीप यादव, संजय यादव, रामदेव यादव, मंटू यादव, अरविंद यादव, नहीं तो तेजस्वी यादव को आना पड़ा। तो संजय यादव तो यादव का नेता हो गया। संजय यादव ने तो अपने आप को बिना MP MLA बने हुए सिद्ध कर दिया कि ये बड़ा नेता है। ये नगर परिषद का अध्यक्ष रहा। इसके भाग्य में जिस दिन होगा उस दिन हो जाएगा। मेरा भी टिकट 2 बार कटा भागलपुर से। पार्टी ने चाहा तो फिर मुझे गोड्डा से टिकट दे दिया। तो संजय यादव के भी यदि भाग्य में होगा MP MLA बनना तो कहीं से भी बन जाएगा MP MLA। ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, यही इसके लिए गर्व की बात है। एक अंतिम सवाल सर, क्या इस चुनाव में अब तो 17 तारीख को मतदान होना, ऐसे में क्या कुछ भीतरघात की संभावना भाजपा में? नहीं, भीतरघात UPA में बड़ी पैमाने पर भीतरघात है। RJD वाले उसको हराना चाहते हैं और कांग्रेस वाले मिलकर हराना चाहते हैं। कुछ कांग्रेसियों ने तो मिलकर ही अशोक ठाकुर को भी खड़ा किया है। अशोक ठाकुर को कांग्रेसियों ने खड़ा किया है और बबलू यादव को जो है RJD के लोगों ने खड़ा किया। तो भीतरघात वहाँ हो रहा है। यूपी यहाँ कांग्रेस RJD नहीं चाहती है कि किसी कीमत पर नहीं चाहती है। तेजस्वी यादव आए, कितनी बार जो है उन्होंने कहा, वो तो अपने बाप का ही नाम बोलते रहे कि लालू यादव को ये किया, लालू यादव को वो किया। लालू यादव से क्या मतलब है? यहाँ हाजी हुसैन साहब के बारे में कितनी बातें कही, हफीजुल के बारे में कितनी बातें कही। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि RJD कैसा कर रहा है। RJD पहले संजय यादव को टिकट देना चाहती थी। जब इसने कह दिया कि मैं कट्टर भारतीय जनता पार्टी का हूँ तो उसने बबलू यादव को टिकट दे दिया भाया मीडिया। आज भी देखिए ना बबलू यादव को पैसा कौन दे रहा है और अशोक ठाकुर को कौन पैसा दे रहा है, जाके पता करिए। अशोक ठाकुर का पूरा चुनाव जो है कांग्रेस लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भीतरघात नहीं है। भीतरघात तो UPA में है और बड़े पैमाने पर भीतरघात है। तो जीत के प्रति पूरा आश्वस्त दिख रहा है। बहुत बड़ा मार्जिन है। जीत यदि छोटे मार्जिन से होता 2-4 हज़ार से तो मैं थोड़ा सा डरता भी। इतना बड़ा मार्जिन है, इसीलिए तो देखिए ना कि चुनाव का आज अंतिम दिन है, प्रचार है, मैं रिलैक्स होकर बैठा हुआ हूँ, खाना खा रहा हूँ। आप इसी से, और सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देखिए कि कितनी खुशी है। आप कहीं भी गाड़ी रोकिए, मेरे साथ चलिए, प्रिंस जी और राम जी, आप दोनों को इनवाइट करते हैं। आप मेरे गाड़ी पर चलिए, जहाँ आप कहिएगा वहीं गाड़ी में ब्रेक लगाऊंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। और हम और आप उससे पूछते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं। यदि कोई सब नहीं कह दे 99% आदमी कि वो भाजपा को वोट दे रहा है, फिर आप मुझे कहिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री जरूर यहाँ बैठे हैं, गठबंधन के तमाम मंत्री यहाँ जरूर हैं, लेकिन डर सिर्फ निशिकांत दुबे से कि अंतिम समय के में क्या वो आप लोगों का प्रभाव है, आप लोगों का। है? उसका कारण ये है कि आप देखिए कि मैं आज का ही अखबार देख रहा था कि जहाँ पिछले 3-4 दिन से मैं भी हूँ, पिछले 3-4 दिन से मुख्यमंत्री भी हैं, तो अखबार वाले हों, मीडिया वाले हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, मेरे न्यूज़ को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, उनके न्यूज़ को कम देते हैं। तो इसका मतलब कि गोड्डा के लिए जो है मुझे ज़्यादा अच्छा बेटा मानते हैं।
उनको लगता है कि यही बिकाऊ माल है इसको, और बिकाऊ माल क्या होता है, जनता का जिसको समर्थन होगा वही बिकाऊ माल होगा। तो डर इसी कारण से है कि जनता की जो ताकत है वो निशिकांत दुबे के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। डर इस कारण से है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर सभी यूनाइटेड है, और डरना भी चाहिए उनको, क्योंकि जब बुरी तरह हारेंगे और जब उनकी गद्दी चली जाएगी मुख्यमंत्री, आप समझिए कि एक बड़ी अच्छी लाइन है पंच परमेश्वर में, नमक का दारोगा में मुंशी प्रेमचंद ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। तो जब मुख्यमंत्री से हटेगा, अमीर आदमी जब गरीब होगा तो कितना उसको मन में तकलीफ़ होगा, उसी तकलीफ़ के लिए मुख्यमंत्री यहाँ है। और मुझे लगता है कि 2 तारीख के बाद जो है वो इतने तकलीफ़ में चला जाएगा कि शायद फिर दुमका से बाहर वो नहीं निकल पाएगा। जीत के प्रति पूरे अस्वस्थ निशिकांत दुबे, और इनका साफ साफ कहना है कि जीत का बड़ा मार्जिन होगा। और ये भी इनका गंभीर आरोप है सरकार पे कि कोरोना महामारी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन पूरी सरकार मधुपुर में शिफ्ट है। ऐसे में सरकार का कोरोना पे कोई ध्यान नहीं है। जहां तक सभी सवालों का सीधा जवाब देते हुए इन्हें कहा कि हमारे प्रत्याशी भारी मार्जिन से जीतेंगे, और इस बात पर भी अडिग है कि 2 मई को आप विधायक बनाइए, 10 मई को स्वतः सरकार झारखंड की चली जाएगी। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, इंडिया वॉइस, मधुपुर।